ठीक है, हम लोग आज देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्रीय व्युत्क्रम, जहां से विभिन्न एग्जामों में बार बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं। तो ये मानव में जो गुणसूत्रीय व्युत्क्रम है, ये है क्या? सबसे पहले मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य में गुणसूत्र कुल कितने होते हैं? गुणसूत्र 23 पेयर, या तो पेयर में कहोगे या फिर इन्हें कहोगे 46। और जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम और ऑटोसोम गुणसूत्रों को कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। इन्हें कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। और दैहिक जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 42 पेयर, 42 पेयर या फिर 44। अगर हम बात करें जो दूसरे टाइप के होते हैं, इसे हेट्रोसोम कहते हैं, हेट्रोसोम। इन्हें विषम जात गुणसूत्र कहते हैं, और विषम जात या इन्हें लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। लैंगिक गुणसूत्र। और इन लैंगिक गुणसूत्रों को की संख्या की बात करें तो ये 1 पेयर होते हैं, और 1 पेयर में अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर मेल में बात करेंगे तो ये एक्स और वाई होता है, एक्स वाई। यहां पे एक्स गुणसूत्र छोटा होता है, वाई गुणसूत्र बड़ा होता है। अगर इनकी डिस्कवरी की बात करेंगे, एच हैकिंग ने एक्स क्रोमोसोम्स की खोज की थी और वाई गुणसूत्र की स्टीवेंस ने की थी। यहां पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स और एक्स, ये दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। अब इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या में अगर कोई अनियमितता आ जाए, इस अनियमितता को ही गुणसूत्रीय डिसऑर्डर कहते हैं। और जो गुणसूत्रीय डिसऑर्डर होता है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक सुगणिता और एक विषमगुणिता। अगर सुगणिता की बात करें कि गुणसूत्र के समुच्चय में, यदि गुणसूत्र के समुच्चय में समान संख्या में व्युत्क्रम हो, या कह सकते हैं घट रहे हो और समान संख्या में जुड़ रहे हो, तो उसे सुगणिता कहते हैं। और सुगणिता में अगर आप देखेंगे तो ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यहां पर अगुणित गुणसूत्र बनेंगे, जैसे अगुणित में क्या होगा? या तो संकलन हो रहा हो, और या फिर क्या हो रहा हो? विलोपन हो रहा हो। तो यहां पर अगुणित जब गुणसूत्र बनेगा तो विलोपन हो जाएगा, जैसे 2n - n, तो ये अगुणित गुणसूत्र हो गए। उसके बाद द्विगुणित, और द्विगुणित को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉइड, अगुणित को कहते हैं हैप्लॉइड। तो यहां पे जो बनेंगे वो 2n + 2 हो जाएगा, द्विगुणित। फिर अगर हम बात करें तो चतुर्गुणित बनेंगे, 2n + 2 कह सकते हैं, या 2n + n भी कह सकते हैं कि ये द्विगुणित है। त्रिगुणित की बात, यहां पे अगर हम चतुर्गुणित की बात करेंगे, चतुर्गुणित तो ये बन जाएगा 2n + 2n, 2n + 2n। यहां पे 2 भी रखा जा सकता है और द्विगुणित में n भी किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें पंचगुणित, तो पंचगुणित में क्या हो जाएगा? पंचगुणित, तो ये बन जाएगा 2n + 3n, तो ये पंचगुणित हो जाएगा। अगर विषम गुणिता की बात करें तो यहां पे गुणसूत्र में एक या कुछ गुणसूत्रों की संख्या में या तो संकलन हो रहा हो या विलोपन हो रहा हो, इसे कहते हैं विषम गुणिता। विषम गुणिता में अगर हम देखें तो विषम गुणिता आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकाधिसूत्रता, और एक होती है एक न्यून सूत्रता, एक एकाधिसूत्रता होती है और एक क्या होती है? एक न्यून सूत्रता।
एकाद सूत्रता की बात करें तो सबसे पहले आता है नल्ली सोमी। नल्ली सोमी, नल्ली सोमी की अगर हम बात करें तो नल्ली सोमी में आपके गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाती है और नल्ली सोमी जो बनेगा, नल्ली सोमी, इसे नल्ली सोमी, यस, तो नल्ली सोमी में गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगी वो 2n माइनस क्या हो जाएगी, यहां पे जो 2n माइनस 2 हो जाएगी, नल्ली सोमी हो जाएगी। फिर आपकी आएगी मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनिसोमी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे होगा 2n माइनस 1। फिर आपका एक आएगा मोनोसोमी के बाद में आपका आता है, मोनोसोमी के बाद आपका आएगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी का आएगा 2n। जब हम ट्राइसोमी की बात करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़नी है तो 2n प्लस 1 कर देंगे। ट्राइसोमी के बाद आप याद रखेंगे टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, और टेट्रासोमी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या करके लिख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 और प्लस 1, तो ये टेट्रासोमी है। टेट्रासोमी के बाद में अगर हम बात करें तो ऐसे ही आपके कई प्रकार से वृद्धि हो सकती है, तो हम यहां से याद रखेंगे नल्ली सोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। यहां पर जो एक न्यून सूत्रता होती है, एक न्यून सूत्रता, तो एक न्यून सूत्रता में हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि यहां से गुणसूत्र जो होंगे वो कमी आ जाएगी, और जब कमी आएगी तो 1 क्रोमोसोम्स घट जाएगा। देखिए, अब जब एकाध सूत्रता और ये जो एक न्यून सूत्रता है, इन डिसऑर्डरों के कारण कुछ डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, और जिन बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम जो होते हैं वो विषम गुणता के कारण होते हैं। अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो एकाध सूत्रता में आपका जो मोनोसोमी है, एकाध सूत्रता में जो ट्राइसोमी है, यहां पर क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो एकाध सूत्रता के कारण कुछ गुणसूत्रों के पेयर में गुणसूत्र की संख्या वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बीमारी की बात करें तो यहां पे कौन डिजीज होंगी, उसमें डाउन सिंड्रोम फर्स्ट आता है, एकाध सूत्रता। तो यहां पे एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले हमें इसकी पता होनी चाहिए कि खोज किसने की, तो लैगडॉन डाउन ने की थी। लैगडॉन डाउन ने 1866 ईस्वी में की थी। लैगडॉन डाउन ने 1886 में की थी डिस्कवरी। तो इसमें अगर हम देखें अनियमितता क्या होगी, और अनियमितता किसके कारण होती है, एकाध सूत्रता के कारण। तो इसमें जो अनियमितता होगी वो 21वीं जोड़ी पे होगी, 21वीं जोड़ी। और 21वीं जोड़ी पर जो अनियमितता होगी उसमें हम लिख देंगे कि 21वीं जोड़ी पर, 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की वृद्धि, एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी, एक गुणसूत्र की वृद्धि। या इसे हम लिख सकते हैं जनरल कि 21वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी की एकाध सूत्रता, की एकाधी सूत्रता के कारण, सूत्रता के कारण ये डिजीज होती है। इसमें कुल गुणसूत्र अब कितने हो जाएंगे, जब एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इतना तो हम जानेंगे इसके बारे में। और फिर इसके हम देखते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के हो जाने से क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अगर लक्षण की बात करेंगे तो इसमें मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है या जो मस्तक है वो चौड़ा हो जाता है, मस्तक चौड़ा, मस्तिष्क चौड़ा हो जाएगा।
जीभ फट जाएगी, जीभ फट जाएगी, जीभ फट जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, छोटी। और भी लक्षण इसमें प्रकट होंगे, जैसे अंगुलियां छोटी हो गई, मंद बुद्धि हो गई, मंद बुद्धि हो जाएगी, मंद बुद्धि। और भी इसमें लक्षण प्रकट हो जाएंगे, मंद बुद्धि हो गई, खुरदरी त्वचा हो जाएगी, खुरदरी त्वचा आदि। बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन इतने लक्षण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तक चौड़ा हो जाएगा, जीभ फट जाएगी, अंगुलियां छोटी हो जाएंगी, मंद बुद्धि हो जाएगी, खुरदरी त्वचा हो जाएगी, कद छोटा हो जाएगा। तो ये सारी जो लक्षण है वो आपके डाउन सिंड्रोम के ही होते हैं। और डाउन सिंड्रोम में ये याद रखिएगा कि कुछ ही बच्चे अपनी लाइफ तक जीवित रहते हैं, बाकी बच्चे 5 साल की अवधि में मृत्यु हो जाती है। अगला देखेंगे पटाउ, डाउन सिंड्रोम के बाद हमारा क्या आता है, पटाउ सिंड्रोम आता है। तो पटाउ सिंड्रोम की खोज किसने की थी? सबसे पहले हम बात करेंगे खोज की। तो खोज यहां पे जो की गई थी वो 1960 ईस्वी में पटाउ ने ही की थी। पटाउ नामक वैज्ञानिक ने की थी। पटाउ ने 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में पटाउ ने 1960 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की थी। यहां पर जो व्यतिक्रम होगा, व्यतिक्रम वो होगा, ध्यान रखेंगे कि व्यतिक्रम बहुत जरूरी है। तो ये 13वीं जोड़ी पे होता है। ये कहां पे होता है? 13वीं जोड़ी, 13वीं जोड़ी में एकादि सूत्रता के कारण, में एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्रता के कारण। तो कुल गुणसूत्र यहां पर कितने हो जाएंगे? कुल अगर हम गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र, तो कुल गुणसूत्र यहां पे हो जाएंगे 47। एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें जो लक्षण होंगे वो निम्न होंगे। जैसे लक्षणों को देखें तो यहां पे जो पटाउ सिंड्रोम है, मानसिक रूप से मंद हो जाएंगे, मानसिक रूप से मंद बच्चे होंगे या मंद बुद्धि के होंगे, मानसिक रूप से मंद। ऐसे ही अगर हम देखें तो नाक चोंच जैसी हो जाती है। सबसे अच्छा लक्षण यही है कि नाक इसमें कैसी हो जाती है? चोंच जैसी हो जाती है, चोंच जैसी, नाक चोंच जैसी हो जाती है। इसमें हृदय रोग भी होता है, हृदय रोग, और वृक्क विकार होता है, वृक्क विकार आदि आदि लक्षण ये प्रकट करता है पटाउ सिंड्रोम। अगला तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, पटाउ सिंड्रोम के बाद हमारा आता है पटाउ सिंड्रोम के बाद हमारा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम को अगर देखें, एडवर्ड सिंड्रोम, बेटा अगर एडवर्ड सिंड्रोम की बात करेंगे तो यहां पर भी वही चीज है कि डिस्कवरी किसने की थी? तो आप याद रखेंगे एडवर्ड ने, एडवर्ड ने। और एडवर्ड ने इसकी भी डिस्कवरी 1960 ईस्वी में ही की थी। यहां पर व्यतिक्रम क्या आएगा? व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की बात करेंगे तो 18वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी में एकादि सूत्रता के कारण, में एकादि सूत्रता के कारण, और यहां पर जब एकादि सूत्रता के कारण होगा तो कुल गुणसूत्र जो हो जाएंगे, कुल गुणसूत्र वो आपके 47। यहां पे अगर हम लक्षण की बात करेंगे तो यहां पे जो लक्षण होंगे वो लक्षणों को अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पे क्या होते हैं? छोटे जबड़े हो जाते हैं, छोटे जबड़े, छोटे नितंब, छोटे नितंब, मोटी गर्दन, मोटी गर्दन आदि। इतने लक्षण आप याद रखेंगे।
यहां पर जिन बच्चों में एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है उनकी आयु मैक्सिमम 6 मंथ तक ही रहती है। यहाँ पे जो बच्चे जीवित रहते हैं वो लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ तक ही जीवित रहते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे कि 6 मंथ तक ही जीवित रहते हैं। फोर्थ में देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम के बाद हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खोज किसने की। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो आप ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने, डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने और हैरी क्लाइनफेल्टर ने ये डिस्कवरी जो की थी, ये ध्यान रखेंगे कि हैरी क्लाइनफेल्टर ने। अब ये किसके कारण होता है, इसमें अनियमितता क्या है या क्या दिक्कत रहती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये लिंग गुणसूत्र में अनियमितता होती है। इस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में अनियमितता होती है या लिंग गुणसूत्र में व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम, लिंग गुणसूत्र में व्यतिक्रम होता है। और क्या होता है व्यतिक्रम? जो लिंग गुणसूत्र है उसमें देखिए, लिंग गुणसूत्र में तो व्यतिक्रम होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये मेल में ही होता है। मोस्टली ये किसमें होता है? मेल में। वैसे सामान्य मेल के जो गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है, और इसमें क्या होता है, इस व्यतिक्रम में एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है, और एक X गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करेंगे तो इसमें लक्षण क्या होता है? सबसे पहले इसमें ध्यान रखेंगे कि शरीर लंबा हो जाता है। शरीर लंबा होता है, शरीर लंबा हो जाता है, वृषण छोटे हो जाते हैं, वृषण छोटे हो जाते हैं, छोटे, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है तो ये लोग कैसे हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, नपुंसक। इसमें लोग ये कैसे हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। यहां पे भी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी, क्योंकि लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। अगला हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आपको मैंने यहां अभी तक एकाध सूत्रता के कारण बताए थे, लेकिन यहां पे जो ये डिजीज होगी टर्नर सिंड्रोम, ये आपका एक न्यून सूत्रता के कारण, न्यून सूत्रता के कारण और एक न्यून सूत्रता के कारण जब होगी तो यहां पे एक गुणसूत्र की कमी आ जाएगी, एक गुणसूत्र की कमी आ जाएगी। तो टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, ये भी हमें याद रखना है। तो याद रखेंगे डॉक्टर हेनरी टर्नर ने, डॉक्टर हेनरी टर्नर ने। यहां पे अगर हम व्यतिक्रम की बात करें, इसमें व्यतिक्रम की बात करें, व्यतिक्रम एक गुणसूत्र X जो गुणसूत्र होता है वो घट जाता है। और चूंकि ये जो डिजीज होती है वो केवल फीमेल में होती है, तो फीमेल में आप याद रखेंगे कि जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं वो XX होता है, सामान्य क्या होता है? XX होता है। और इस डिजीज के कारण केवल एक ही X गुणसूत्र रह जाता है, केवल एक ही X गुणसूत्र रह जाता है। तो यहां पर जो डिजीज होगी वो केवल फीमेल में होगी, क्योंकि ये मेल में नहीं होगी।
और जब केवल ये फीमेल में होगी तो ये ध्यान रखेंगे, तो यहां पे कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, कुल गुणसूत्र, तो कुल गुणसूत्र एक घट जाएगा तो 45 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 45। यहां पे अगर हम लक्षण की बात करें तो ये केवल फीमेल में है, तो ये फीमेल से ही संबंधित लक्षण होंगे, जैसे मासिक चक्र या मासिक धर्म, मासिक चक्र या मासिक धर्म अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। यहां पे मासिक चक्र नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे कि इसमें मासिक चक्र नहीं होता है। और आवाज अगर देखें तो इनमें आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है। अगर अंडाशय देखें तो अंडाशय इसका, अंडाशय अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, अंडाशय अल्प विकसित है। और यहां पर स्तन विहीन फीमेल होगी, स्तन विहीन फीमेल होगी, स्तन विहीन फीमेल होगी, ये ध्यान रखेंगे। अगला जो सिंड्रोम होता है एक न्यून सूत्रता के कारण, तो जो दूसरा सिंड्रोम होता है वो आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम होता है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। लेकिन एक चीज और यहां से याद रखेंगे कि यह भी जो सिंड्रोम है वो लिंग गुणसूत्र के कारण ही होता है, लिंग गुणसूत्र के कारण। ये भी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। अगर हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसकी डिस्कवरी जो की थी वो याद रखेंगे, इसकी खोज की थी लीजुएन, इसकी खोज जो की थी वो लीजुएन ने की थी। ये ध्यान रखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, लीजियन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर व्यतिक्रम क्या आता है, व्यतिक्रम पांचवी जोड़ी का गुणसूत्र होता है, पांचवी जोड़ी के गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण, होता है, विलोपन के कारण। और जब छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या की बात करोगे तो यहां पे 46 ही गुणसूत्र रहेंगे, यहां पे भी 46 गुणसूत्र रहेंगे। इसका जो सामान्य लक्षण है वो याद रखेंगे, इसमें बच्चों की जो रोने की आवाज होती है, बच्चों की रोने की आवाज बिल्ली जैसी हो जाती है, रोने की आवाज जो है वो बिल्ली जैसी हो जाती है, बिल्ली की आवाज कैसी हो जाती है, रोने जैसी हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज याद रखेंगे कि जो यहां जो होती है एक न्यून सूत्रता, वो देहिक एक न्यून सूत्रता होती है। क्या याद रखेंगे, देहिक, क्योंकि ये देहिक गुणसूत्र में एक न्यून सूत्रता होती है, एक न्यून सूत्रता। देहिक गुणसूत्र में एक न्यून सूत्रता, या इसे हम कुल मिलाकर कह सकते हैं देहिक एक न्यून सूत्रता, ठीक।